हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से, सही से, मौज मस्ती से आप हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। अपनी जो वीडियो अभी तक नहीं मिल पाई आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज से अपने लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आज अपने लोग एलिगेशन को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं अभी तक मिश्रण पढ़ा रहा था, अब मैं आज आपके लिए एलिगेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एलिगेशन एक मिश्रण ही है और रेशियो से ही रिलेटेड है। तो एलिगेशन, ठीक है, यहाँ से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी अपने लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो एलिगेशन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पहले इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद आप देखना कि कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में इस टॉपिक का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको हम एलिगेशन से करेंगे तो वो आसान बनेंगे, टाइम टेकिंग नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन का मतलब क्या है। देखो, आपने एक शब्द सुना होगा एलिगेट, एलिगेट करना, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देना, तो वो क्या हो गया, एलिगेट हो गया, ठीक है, मिक्सचर बना देना। तो यहाँ एलिगेशन क्या है और इसका क्वेश्चंस के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं आज आपके लिए ये चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सही तरीके से पढ़ना और वैसा ही प्यार देना जैसे आप अभी तक दे रहे हो, ठीक है। जो भी डिले हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे कोशिश करूँगा कि सही से कंटिन्यू मैं आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, एलिगेशन का मतलब क्या है। जैसे देखो, कोई भी एक चीज़ और एक दूसरी चीज़ जब आपस में मिला दी जाए तो एक तीसरी चीज़ बनकर तैयार होगी या नहीं होगी। कोई भी एक चीज़, जैसे एक फर्स्ट वैरायटी है आपके पास, ठीक है, और इधर एक सेकंड वैरायटी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी भी अनुपात में इनको मिला दो। मतलब अनुपात का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसकी मात्रा आपने 2 किलोग्राम ली, इसकी आपने 3 किलोग्राम ली और दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये कितना बन गया, टोटल 5 किलोग्राम का। तो यहाँ पे ये जो थर्ड प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हुआ, ये जो बना है वो इन दोनों की सहायता से बना है। ये बात तो आप समझ ही रहे हो। ये जो थर्ड प्रोडक्ट बना है ये इसकी और इसकी सहायता से बना है। इसका मतलब इस थर्ड प्रोडक्ट में इसका भी मटेरियल है और इसका भी मटेरियल है या नहीं है। बिल्कुल, ये बात बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पे इस चीज के अंदर दोनों चीजें मिली हुई होती हैं, पहली वाली और दूसरी वाली, है या नहीं है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं जब एक चीज के अंदर 2 चीजें मिली हुई हो तो वहां पे एलिगेशन काम करता है। मतलब हमने उन दोनों को एलिगेट करके एक तीसरा प्रोडक्ट को तैयार कर दिया है, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे सपोज करो, यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 चीज हैं आपके पास, 2 वैरायटी हैं, मान लो 2 प्रकार की आपके पास दाल है, ठीक है, 2 प्रकार की आपके पास दाल है। एक की कीमत अगर मैंने आपसे कहा कि यहां से एक दाल की कीमत जो है वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो ये 40 रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब ये है कि यहां पे ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, जिस पे आपने उसको परचेस किया है, जिस पे आपने उसको खरीदा है, ये वो लागत है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य। और दूसरे प्रकार की जो एक दाल है उसका मूल्य मैंने कह दिया कि यहां से ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम की है, ये वाली दाल। अब एक की कॉस्ट है 40 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे की कॉस्ट है 70 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों प्रकार की दालों को मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स करना चाह रहा हूं। दोनों प्रकार की दालों को मैं मिक्स करना चाह रहा हूं। यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एलिगेशन जो है वो हमेशा सीपी पर लगेगा। तो जैसे कि यहां पे ये सीपी है पहले वाले की और ये सीपी है दूसरे वाले की, तो जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे ना, तो हमें ये देखना जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट बनेगा उसकी लागत कितनी निकल के आएगी। तो एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है, जब भी एलिगेशन लगे, एलिगेशन का मतलब और कुछ नहीं है, वो मीन है, एवरेज है, दोनों के बीच का है। तो यहां पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की दालों को जब हम मिक्स करेंगे
मिक्स करेंगे तो वो एक तीसरा मटेरियल बनेगा हमारे अनुसार। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो यही करते हैं कि कुछ अच्छी क्वालिटी का और कुछ बुरी क्वालिटी का मिलाकर वो बेचते हैं, ठीक है। ना तो प्योर अच्छा बेचेंगे, मतलब शुद्ध रूप से अच्छा नहीं बेचेंगे, और ना ही वो पूरी तरीके से खराब बेचेंगे, ठीक है। ज्यादा अच्छा बेच रहे हो तो उनको लॉस हो रहा है और ज्यादा खराब बेच रहे हो तो उनका बिक्री नहीं हो रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि दोनों का बीच का आ जाए जिससे कस्टमर को दिक्कत ना हो। यही चल रहा है हमारे देश में। तो यहां पे हमें यह समझना है कि जब हमने इसका कॉस्ट लिया है तो जो हमारा मिश्रण तैयार होगा वो भी क्या होगा, कॉस्ट बनेगी उसकी भी। तो वो कॉस्ट हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी। मींस यहां पे ये है कि एक से कॉस्ट ज्यादा होगी और एक से कॉस्ट कम होगी। जैसे ये वाली 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो आप जैसे दोनों को मिलाकर जो तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या आप उसको 40 से कम में या 40 पे बेचोगे तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। और अगर 70 में या 70 से ज्यादा बेच रहे हो तो भी कोई नहीं खरीदेगा। तो कहने का मतलब है ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मान लेते हैं कि जो हमने दोनों को मिक्स करके प्रोडक्ट तैयार किया है उसकी कॉस्ट, हमने ये कह दिया आपसे कि उसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम बनी। उसकी कॉस्ट 50 रुपए प्रति किलोग्राम बन गई। अब यहां से सवाल ये आता है ये क्या है, तो ये है सीपी, किसकी? मिश्रण की। ये है सीपी ऑफ मिक्सचर, सीपी ऑफ मिक्सचर। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है मिश्रण की सीपी। अब आप बताइए इस मिश्रण के अंदर ये भी वाला है और ये वाला भी है, दोनों को मिक्स कर दिया और हमने क्या बना दिया कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से अब हमारी ये खरीद पड़ी है। हमने अलग से ये 40 में खरीदी, ये 70 में खरीदी, लेकिन जो इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया उसकी जो कॉस्ट निकल के आई वो हमारे अनुसार हमने मान लिया कि उसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम आया। हमेशा यहां वाली वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी ही होगी, तभी एलिगेशन लगेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक वस्तु के अंदर, एक चीज के अंदर जब दो चीजें मिली हुई होंगी तो वहां पे एलिगेशन काम करेगा ही करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब एलिगेशन कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, ऐसे करके। अब ध्यान रखना, इधर जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट वाले के से कंपेयर की जाएगी, और इधर जब घटा के इधर आएगी तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो सेकंड वाले से कंपेयर करके निकाली जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, 70 बड़ा है 50 छोटा है, तो 70 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? 20। तो यहां पे आया 20। बीच में लगेगा हमेशा अनुपात, और 50 बड़ा है, 50 में 40 जाएगा तो यहां आएगा 10। अगर इनका रेशियो बना रहे हो, रेशियो पढ़ा चुका हूं, तो 2:1 बने। इसका मतलब यह है कि हमने पहले और दूसरे प्रकार की दालों को 2:1 के अनुपात में मिलाया है। अब यहां पे मैं देखो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझना यहां से, अच्छे तरीके से। जैसे यहां से एलिगेशन का कुछ तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिगेशन किस तरीके से काम करेगा। जैसे मैं और अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मान लो दो लोग बातें कर रहे हैं, एक व्यक्ति यहां पे बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहां पे बैठा है और एक व्यक्ति यहां पे बैठा है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और ये ही आपस में समझ रहे हैं, दूसरा नहीं समझ रहा है। जैसे मान लो मैं गया और मैंने इन दोनों की बातों को समझ लिया, और जाके मैंने आपको वो बात समझा दी। तो मैंने, आप बताओ, दोनों की बातों को ही तो डिलीवर किया है आप तक, कि ये क्या कह रहा था, मिलाकर मैंने आपको समझा दिया। तो जो मेरी बातों के अंदर हैं वो इन दोनों की बातें तो हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बातों में एलिगेट हुआ नहीं हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिगेशन। अब यहां से एलिगेशन मैंने आपको अभी बताया है कि किस तरीके से एलिगेशन काम करेगा। एलिगेशन हमेशा सीपी पर लगेगा, और किस तरीके से लगेगा, अनुपात बनेगा। आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पे 2 प्रकार की दालें हैं, ठीक है, और दोनों को मैंने 2:1 के अनुपात में मिलाया है, तो यहां पे सीधे 2:1 बना, नहीं बना। पहले वाले का सीपी 40 है और इसका सीपी 70 है, तो बताइए जो मिश्रण बना उसका सीपी कितना होगा।
तो आप सीधे सीधे यहां से देखो कि इन दोनों का जो योग करोगे, इन दोनों का योग कितना होगा 3, ध्यान से समझना 3 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आप देखो 30, तो इस 3 की वैल्यू कितनी है 30। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि यहां से 70 में से जब 50 घटाया तभी तो 20 बचा, बोलो, और यहां 50 में से 40 घटाया तभी तो 10 बचा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, इन दोनों को मैं अगर जोड़ लूं तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देख लो जाहिर सी बात है, 20 और 10 कितना हुआ 30, यहां 70 और 40 का अंतर कितना हुआ 30, तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के योग के बराबर ही होगा, ये बात आपको गांठ बांधनी है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर आप इस्तेमाल करके इस चीज के लिए अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ये आप समझ लो। तो यहां पे 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब कहानी ये है कि यहां अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हुआ ये 20, हुआ ये 20, तो 70 में से अगर 20 घटाओगे, घटाया होगा ना, देखो यहां से समझना ध्यान से, ये 40 है ये 70 है, यहां भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे 10 आ रहा है ना, तो यहां पे 70 में से 20 घटा तो यहां पे बचा कितना 50, या यहां से आप ऐसे कर सकते हो कि 50 में से 40 घटा तो कितना आया 10। तो ये अप्रोच भी आपको समझनी है। एलिगेशन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर करने वाले हो, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सही तरीके से आपको इस चीज को समझकर आगे लेकर चलना है। तो मैं आपको अभी एलिगेशन समझा रहा हूं, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से एलिगेशन समझ में आ जाए, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एलिगेशन हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं आसान तरीके से। चलिए इसको रफ करते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन आएगा। तो जो क्वेश्चन है वो है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिलाए कि मिश्रण का मूल 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। तो सबसे पहला काम ये है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब आप पढ़े हो तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें एलिगेशन लगेगा कि एक जो वस्तु है, क्या है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, मतलब चीनी है, तो यहां से एक चीनी का मूल 12 रुपये है और दूसरी का कितना है 7 है, इन दोनों को वो किस अनुपात में मिक्स करे, साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स करे कि जो मिश्रण है उसकी जो सीपी है वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा, तो आप कहोगे सर लगेगा। 8 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो मिश्रण का लागत मूल्य है। पहले प्रकार की चीनी का लागत मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे का कितना है 7 रुपये प्रति किलोग्राम है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं, जैसे कि आपको अच्छे से इस टॉपिक पे पकड़ हो जाए, फिर आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को सही तरीके से देखना है, अपना पेशेंस खोना नहीं है। ठीक है, देखिए तो अब एलिगेशन लगता है कैसे, अभी मैं बता चुका हूं आपके लिए। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे आप तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 8 में 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पे अनुपात मिल गया, तो हमने किस अनुपात में इन दोनों को मिक्स किया है 1:4 में। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आर्यन ने गुलिया को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में वह 6% ब्याज अर्जित करता है, तो उसने गुलिया और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। देखो, एक तरफ है गुलिया और दूसरी तरफ है भाटिया। गुलिया को इसने क्या किया है 5% की दर पर दिए हैं, 5% की दर पर दिए हैं, और भाटिया को इसने 8% की दर से दिए हैं। ठीक है, जब इसको दोनों ने पैसे वापस किए, जब इसको गुलिया और भाटिया दोनों ने पैसे वापस किए, तो इसने ये देखा कि मुझे ऑन एवरेज इन दोनों से कितने % का प्रॉफिट कमाया 6% का।
तो दोनों से कमाया 6% का। तो 6% तो दोनों को तभी उसने निकाल पाया जब 5 और 8 को उसने मिक्स किया होगा। 5 और 8 को जब मिक्स किया तो उसे पता लगा कि मुझे ओवरऑल 6% का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 5% मुझे गुलिया से मिला और 8% मुझे भाटिया से मिला, लेकिन दोनों से मिलाकर मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 6% का। तो यहां पे साफ साफ ये पूछा कि उसने धन को किस अनुपात में मिलाया है, तो सीधे सीधे घटा दो आप। 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और यहां 6 में से 5 गया तो 1। तो आपने किस अनुपात में मिलाया, 2:1 में अपने धन को उसने मिला, मतलब दोनों को दिया। ठीक है, चलिए अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को हटा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप पढ़िए उसको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ध्यान से। दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है, 7 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह शुद्ध दूध डाल दिया गया, मतलब समान डाला। देखो समान भी लिखा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। नए मिश्रण में दूध की मात्रा 76% हो गई, आरंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी आ रहा होगा और हिंदी में भी। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 26% इज वाटर इफ 7 लीटर मिक्सचर ड्रॉन आउट एंड रिप्लेस विद प्योर मिल्क, नाउ न्यू मिक्सचर वाटर बिकम्स 76%। फाइंड द इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि यहां इंग्लिश में यहां से लिखा है नाउ न्यू मिक्सचर वाटर बिकम, नहीं, मिल्क बिकम 76% हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है। अब ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको रोक के समझा दूं। इस टाइप के प्रश्नों में आप, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप अपना टाइम कैसे सेव करोगे। ठीक है, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना। यहां से आपको 2 चीजें ध्यान रखना, जिस चीज को वो निकालेगा या जिस चीज को वो मिलाएगा, हमें एलिगेशन उसी पर लगाना है। ठीक है, जैसे यहां से मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में वो क्या कर रहा है, दूध मिला रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 7 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह उसने शुद्ध दूध डाला है। अगर यहां शुद्ध दूध डाला तो दूध में एलिगेशन लगेगा, और अगर पानी डालता तो पानी में लगता। तो यहां से क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि मिल्क, देखो ध्यान से समझना, जो मिश्रण शुरुआती मिश्रण था उसमें 26% है आपका पानी, टोटल मिश्रण कितना होगा, 100%। अगर 26% पानी है तो आप मुझे बताओ इसके अंदर मिल्क तो 74% होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रटना नहीं है। मैथ्स को आप रट कर बिल्कुल नहीं सीख सकते हो जब तक आप उसको गहराई से, उसकी नस को नहीं पकड़ोगे, नहीं समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना ही चाहिए, तभी आप उस चैप्टर को सही से समझ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो यहां पे मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो आप बहुत ही बारीकी से, ध्यान से उसको समझने का प्रयास करो। मैंने क्या बताया कि जिस चीज को हम मिलाएंगे, मतलब निकाला हमने मिश्रण है, लेकिन मिलाया हमने उसकी जगह पे उतना ही क्या है, दूध है। अगर हम मिश्रण निकालकर उतना ही हम पानी मिलाते तो एलिगेशन पानी पे लगता, दूध मिला रहे तो दूध पे लगेगा। तो शुरुआती मिश्रण में अगर पानी 26% है तो 74% आपका क्या होगा, मिल्क। अब हमने बाहर से अगर मिल्क मिलाया है तो बाहर से हम प्योर मिल्क मिला रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेट कितनी होगी, 100%। तो आप बताओ, हम तो बाहर से अब 100% वाला मिल्क मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं। जैसे ही हमने ये 100% वाला इस 74% में मिलाया, वैसे ही जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण के अंदर साफ साफ हमसे कह रहा है कि मिल्क जो है वो 76% हो जाएगा। अब आप बताओ, मिल्क की जो परसेंटेज है वो बढ़ी किस कारण, जब हमने 7 लीटर मिश्रण निकालकर 7 लीटर दूध मिलाया, तो हमने प्योर मिल्क मिलाया ना, इसीलिए दूध की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। दूध मतलब जो मिश्रण है वो और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, दूध की मात्रा ज्यादा हो गई। तो यहां से आप खुद सोचो कि एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 76 तभी हुआ है जब 74% में 100% वाला दूध मिलाया है हमने। अब एलिगेशन लगाओ, आप एलिगेशन लगाओगे तो यहां से बचेगा 24 और यहां है आपका 2। तो आप देखो ध्यान से, ये 12:1, अगर अनुपात पूछता तो आप 12:1 में मिलाया नहीं मिलाया, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। तो आप मुझे बताओ ये चीज क्या, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7, क्योंकि 7 निकाला है 7 ही मिलाया है,
ठीक है, मैंने बताया था ये वाला इसकी यूनिट होगी और ये वाला इसकी यूनिट होगी, तो मेरे अनुसार 1 मिलाया है, लेकिन क्वेश्चन में 7 है। अब शुरुआत में तो ये दोनों ही थे ना, इतना बचा था निकलने के बाद 12 यूनिट, और 1 यूनिट हमने निकाला था, 1 यूनिट मिलाया था, तो 12 और 1 13, तो 13 गुणा 7, तो 13 7 91। इसका मतलब शुरुआत में जो मिश्रण है वो 91 लीटर है, और अगर निकालने के बाद हमसे ये पूछता कि मिश्रण निकालने के बाद 7 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन में कितना मिश्रण बचा, तो आप 7 से यहां गुणा करते तो आपको 12 7 84 लीटर ही आपका आंसर होता। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सही से समझना है। पहले द्रव में दूध की 18% मात्रा और दूसरे से 42% दूध की मात्रा है। पहले प्रकार के द्रव के 7 भाग और दूसरे के 17 भाग मिलाने पर नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, ये पूछा है। देखो इसमें 2 प्रकार के आपके हैं मिश्रण। पहले से हमने कितना लिया है, 7 भाग, पहले से 7 और दूसरे से 17। ध्यान देना, अभी पढ़ा चुका हूं मैं, अनुपात बनाया 7 और 17। यहां पे हमारे लिए दूध कितना है, इसमें 18 है और इसमें कितना है 42 है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, अभी जो मैंने तरीका बताया आप उससे भी कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है दोनों का, तो यहां से बचेगा 4 और 3 में से 2 गया तो ये बचा ये 24, और यहां से इन दोनों का योग कितना है 24। तो 24 की वैल्यू कितनी है 24 की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप देखो ध्यान से, आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आप देखोगे ध्यान से, हमेशा ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से ये इसमें से ये घटा दो तभी ये बच जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे, तो ये आएगा आपका कितना 35, तो ये आपका आंसर आ गया। या आप 18 और 17 को जोड़ दो, 35 में से 18 गए 17 बचा, तो आपका ये सीधे सीधे आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्वेश्चन के लिए कि आप बहुत ही कम टाइम लेकर अपने क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आप सेटिस्फाई करके देख सकते थे तो भी हो जाता। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का योग इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। यहाँ 7 आया, यहाँ 17 आया, तो 7 कैसे आया होगा, 42 में से कुछ घटा होगा तभी तो 7 बचा होगा। तो 42 में से 7 घटा के देख लो कितना आ रहा है 35, या इधर 17 आया है तो इधर वाले में से ये घटा होगा तभी 17 आया, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा, आंसर हो गया आपका। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं अपने लोग, अच्छे से समझ में आएगा। पहले द्रव में दूध की मात्रा, देखो पहले द्रव में दूध है 15%, दूसरे में जो दूध है वो है 20%। ठीक है, पहले के हमने कितने भाग लिए 4 और दूसरे के हमने लिए हैं 11, तो मिलाने पर नए मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है 15 यूनिट की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पे आ गई 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो ये हो गया 4/3। तो 4/3 आया कैसे होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ वाला क्या होगा 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, ये तो डेफिनेट बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे 20 से यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, तो यही वाला इसमें से घटा दे रहे हैं। 20 में से 4/3 घटाओ तो 20 3 60, 60 में से 4 गया तो 56, 56/3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आपको देखना है गर्ल्स और बॉयज।
लड़कियां जो हैं उनका औसत जो वजन है वो 15 है और लड़कों का जो औसत वजन है 30 है और दोनों का मिलाकर कितना है 25 है। तो सबसे पहले एलिगेशन लगा दो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका 10। कहने का मतलब ये है कि 1:2 में लड़कियां और लड़के उस स्कूल में या उस कक्षा में हैं। हमसे ये कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कों की संख्या अगर 12, मेरे अनुसार 2 है, 2 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या है 6। ठीक है, जैसे बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से इनको क्वेश्चन को सही से कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। इनमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है क्योंकि परीक्षाएं तो होंगी। अभी तो माहौल बहुत ही ज़्यादा पैनिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। अभी तो हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी स्टडी को चालू रखना है, कैसे भी करके मैनेज करते हुए अपने आप को चलना है, अपने को अपने परिवार को अच्छे से माहौल में रख कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हम लोगों को बस हौसले से काम करना है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम सभी लोगों के एकजुट रहने से ये महामारी भी जाएगी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को सुरक्षित रखिए और घबराना नहीं है, मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है तो सोचिए नहीं, पढ़ाई करिए और एंटरटेनमेंट करिए। बस पढ़ाई करिए, एंटरटेनमेंट करिए, अपने परिवार के साथ करिए और उनको कराइए भी। ठीक है, स्टडी अपनी नॉर्मल जैसे चलती है वैसे चलिए, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना कि कब परीक्षा होगी, कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, सब समय पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाला जो भी करेगा अच्छा करेगा। ठीक है, सभी के साथ अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 व्यक्ति ही इससे प्रभावित हैं, पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो सभी लोगों के लिए सही तरीके से हैंडल करनी है, तो उसमें हम लोग भी हैं। हम लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी स्थिति सही होगी हम सभी लोगों के सहयोग से ही होगी। तो जब सामान्य स्थिति आएगी तो सबके लिए फ़ायदा होगा, है ना। सबके एग्जाम्स होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए बिना टेंशन लेते हुए, मौज करिए। ये सोचिए कि प्रकृति ने, ऊपर वाले ने हमारे लिए जो टाइम दिया है वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार सा टाइम है, और बेकार सा भी नहीं है, सही भी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जाए तो प्रकृति से भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है कहीं ना कहीं। तो अब भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, सजग अब भी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहे हैं, दिक्कतें तो हैं ही। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई इसीलिए की जाती है कि हमको थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान भी हो। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ लिख कर ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, है ना, कि हम लोगों को घमंड हो जाता है, ईगो हो जाता है कि नहीं यार हमें तो सब चीज़ का ज्ञान है, हमारा क्या हो सकता है, ये वो है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है। अपने आप को समाज के प्रति पॉजिटिव रखना है, क्योंकि समाज है तभी हम हैं, है ना। तो इसीलिए सबको लेकर, सबके बारे में पॉजिटिव सोच रखकर हमको आगे बढ़ना है। सबका भला सोचिए, तब आपका अपने आप भला हो जाएगा, है ना। तो कोशिश ये करिए कि इस समय का जो समय चल रहा है ये कैसे भी करके निकल जाए और किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर व्यक्ति अपने आप में समझदार बनेगा तभी कुछ हो पाएगा। दूसरों पर डिपेंड होके आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई हुआ या कुछ भी हुआ, सरकार कह रही है, लोग अमल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो हम ही लोगों की है ना। तो उस चीज़ को भी हमको बहुत ही सही तरीके से हैंडल करना है। अपनी स्टडी को लगातार करते रहना है। जो भी समय है कटेगा हम लोगों के सहयोग से, ठीक है, क्योंकि सब एकजुट होंगे तभी चीज़ें समान हो पाएंगी, अन्यथा और चीज़ें बिगड़ेंगी। इसीलिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब उसको करिए। देखिए लड़कियों, ये तो हो गया। एक कक्षा के 40 छात्रों का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ से। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्लास हैं, यहाँ से सबसे पहले आप समझिए। यहाँ देखिए ध्यान से, 20 छात्रों का मतलब पहले 40 छात्रों का औसत वजन क्या है, 30 है। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 छात्रों का है 15।
अब आप बताओ 40 और 20 का रेशियो कितना बनेगा? 2:1 बनेगा नहीं बनेगा? हो गया वही क्वेश्चन। तो पूरी क्लास का हमको निकालना है, तो दोनों का मिलाकर हमें निकालना है, दोनों कक्षाओं का मिलाकर। तो यहाँ वाली वैल्यू हमें निकालनी, मैंने आपको बताया इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है? 3, और इस 3 की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगी 15, तो 15 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर मैंने यहाँ गुणा कर दी 5 दूनी 10, तो 10 कैसे आया होगा भाई? यहाँ से देखो ये 30 और 15 के बीच की वैल्यू होगी, इसका मतलब यहाँ वाली वैल्यू 30 से छोटी होगी और 15 से बड़ी होगी। तो 15 और 10 जोड़ो 25, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 25। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सही से समझ लो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे, तो दिक्कत रहेगी, है ना। पढ़ने के लिए यार ये है कि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, ये तो आप जानते ही हो। तो कहीं ना कहीं ये समय है, अभी सभी लोगों का हाल एक जैसा है, तो अभी कंपटीशन भी नहीं है किसी से कि कौन क्या कर रहा है। अभी आप अपने आप को सुधार सकते हो सही तरीके से, है ना। जब सब कुछ सामान हो जाएगा, फिर से चीज़ें चलने शुरू हो जाएंगी, तो दिक्कत रहेगी। अभी भी जो भी आपने गलतियां की हैं या जो भी आप में गलतियां हैं, उनका आप अच्छे से इवेलुएट करके सुधार कर सकते हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखिए हमसे कह रहा है एक बर्तन जिसके अंदर 40% एल्कोहल वाली विस्की थी। अब एल्कोहल 40% था इसके अंदर, हमने कह रहा है कि उसमें से कुछ हिस्से निकालकर 19% एल्कोहल वाली विस्की भर दी। भरी हमने विस्की है, लेकिन उसके अंदर कितना है? 19% है, और जो हमारे पास थी उसमें कितना है एल्कोहल? 40%। तो हम बाहर से मिला रहे हैं कितने परसेंट वाली? 19% वाली। अब हमारे पास मिश्रण बना, और उस मिश्रण के अंदर जो एल्कोहल है वो 26% हो गया। ठीक है, तो ये 26% कैसे हुआ? 19% वाली मिलाने के कारण ना। तो अब आप बताओ एलिगेशन लगेगा नहीं लगेगा? आप कहोगे सर जरूर लगेगा। तो यहां से कितना बचेगा? 7, और यहां से कितना बचेगा? 14। तो आप मुझे बताओ, ये तो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये वाला तो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ, और ये हमने इतना निकाला है और उतना ही मिलाया, तो टोटल हमारा कितना हुआ? 14 और 7 21। 21 में से हमने कितना छोड़ा है? देखो ध्यान से, ये वाला यहां से ये आया। तो आप एक चीज देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। हमने इतना निकाला, इतना ही मिलाया, तो 14, तो 2 सत्ते और 7 तियां, तो हमने कितना निकाल लिया? 2/3 भाग हम यहां से निकाल के ले गए। भाई आप खुद सोचो, ये तो आपने छोड़ा है ना, ये वाला छोड़ा है, और इतना आपने निकाला, इतना ही मिलाया है। तो टोटल हमारा कितना था? 21। 21 में से हमने कितना मिलाया, कितना निकाला? 14 ही निकाला, 14 ही मिलाया। तो 14/21, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में नहीं बता सकते, रेशियो में ही पूछा है, रेशियो में ही दिया है, इसीलिए रेशियो ही बता सकते हैं। तो 14/21 मतलब 2/3 पार्ट हमने निकाला है, 2/3 भाग हमने मिलाया है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल तथा शेष पानी है। ठीक है, उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है तथा उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी ही मात्रा डाली जाती है जिसमें 25% अल्कोहल है। अब उस बोतल में 30% अल्कोहल है। बोतल में भरे शराब का कौन सा भाग निकाला गया? देखो पहले 40% अल्कोहल था जो हमारे पास थी, हमने कुछ निकाला और बाहर से हमने जो मिलाया उसमें 25% अल्कोहल है। अब जो मिश्रण बना उसमें हो गया 30%। तो एलिगेशन लगेगा, जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे एलिगेशन लगेगा। तो देखो यहां से कितना बचा है? 5, और कितना निकाल लिया हमने? 10। तो टोटल हमारा कितना हुआ? 15। ठीक है, 15 हो गया, और हमने कितना निकाला था? 10। कितना निकाला था? 10, और 10 ही मिलाया, तो ये आ गया 5 दूनी 5 तियां। तो इसका भी आंसर कितना आया? 2/3 पार्ट। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे बस इतना मैं कहना चाहूँगा, इतना ही मेरा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखा करो। ठीक है, और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर बताया करो, है ना। अभी देखो मैं दोबारा से स्टार्ट किया हूँ, स्वास्थ्य जैसे ही ठीक हुआ है तो मैंने दोबारा से इस चीज़ों को स्टार्ट किया है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो दूँ। ठीक है,
तो आप लोग अगर साथ दोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहेंगी अच्छे से, क्योंकि आपकी वजह से ही मैंने ये चीज़ें शुरू की हैं। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने मिलने वालों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों की वजह से ही ये चीज़ें मैं शुरू की हैं, अन्यथा मैं शुरू नहीं करता। ठीक है, तो जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हैं, देखो संसार तो बहुत बड़ा है, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पढ़ने वालों की भी बहुत ज़्यादा तादाद है और पढ़ाने वालों की भी बहुत तादाद है। तो कहीं ना कहीं उनमें आप लोग भी हैं, पढ़ने वालों में हम भी हैं, पढ़ाने वालों में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प से या आप लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं हम भी चीज़ों को कर ही रहे कराएंगे। आप चाहोगे तो सही से अच्छे से चीज़ें और हो जाएंगी, है ना। तो कोशिश आप भी करिए, कोशिश हम भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे और अच्छा क्वेश्चन है कि पदार्थ P पानी से 1/3/7 गुना भारी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। पदार्थ P पानी से 1/3/7 है, तो 1/3/7 का मतलब यहां से समझ लो आप, ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, तो पदार्थ P पानी से 1/3/7 गुना भारी है। इसका मतलब 10 पदार्थ है तो 7 क्या है, पानी है। यही मतलब हुआ इसका। तो पदार्थ यहां पे P कितना आ गया, 10 यूनिट। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि और पानी 1/2/5 गुना पदार्थ Q से भारी है। अब पानी की बात कर रहा है, 1/2/5 का जो मतलब है वो है 7/5। ठीक है, अब पानी पदार्थ Q से 1/2/5 गुना भारी है, तो जो पदार्थ Q है उससे पानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पानी 7 है तो ये 5 है। क्लियर है, यहाँ ये बात आपको समझनी, रेशियो है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये रेशियो बनाया है। आप देख लेना चीज़ों को सही तरीके से। आप इधर देखो, जैसे पहले में ये कहा कि P जो है वो वाटर से कितना है, 1/3/7 का मतलब है 10/7 गुना, तब ये बराबर होंगे। तो P के नीचे W लेके आओगे तो यहाँ 10/7 आया ना, तो वाटर की यूनिट कितनी आ रही है, 7, P कितना आ रहा है, 10। ऐसे ही यहाँ कह रहा है कि पानी जो है वो Q से 1/2/5 का मतलब 7/5, 7/5 गुणा Q। तो W के नीचे आप Q लेके आओगे तो यहाँ पे बचेगा 7/5। तो W यहाँ पे कितना है, 7, Q कितना है यहाँ पे 5। तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़े तो आपको ये लिखा है कि तो पदार्थ P कितनी मात्रा Q के 7 लीटर में मिलानी चाहिए कि मिश्रण का भार पानी के आयतन के बराबर हो जाए। मतलब मिश्रण का भार पानी के भार के बराबर हो जाए। पानी का भार कितना है, देखो यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब मिश्रण जो तैयार कर रहे हो P और Q को मिलाकर वो कितने यूनिट का कर रहे हो, 7 यूनिट का कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एलिगेशन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगाओ एलिगेशन। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3। तो ये P की यूनिट हो गई और ये Q की यूनिट हो गई। तो Q की हमने कितनी मिलाई है, 7, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 7/3 क्वेश्चन में। तो हमसे कह रहा है P की कितनी मात्रा Q के 7 लीटर के साथ मिलाएं, तो ये हो गया 14/3। 14/3 का मतलब हो गया आपका 4 सही 2/3 लीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैरायटी हल्के हल्के बढ़ती चली जाएगी। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एलिगेशन की जो डेफिनेशन है पहले अपने जहन में उसको बैठाओ। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि कहाँ पे एलिगेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको मैंने अभी बताया कि इस पे एलिगेशन किस तरीके से हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी है क्वेश्चन की भाषा। सबसे पहला काम है हमें क्वेश्चन की भाषा को सही से पढ़ना और समझना। अगर हमने क्वेश्चन की भाषा को सही से पढ़ और समझ लिया तो हमें क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आदत आप अपनी ऐसी डालिए कि हम क्वेश्चन को पहले सही तरीके से सहूलियत से पढ़ लें, उसके बाद हम अपने तरीके पे काम